हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई वॉरियर्स। दिस इज करण कुमार शर्मा। जैसा कि पता है कि हम लोग चैप्टर 1 को पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 का आज चौथा क्लास है। ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुके हैं। जिन बच्चों ने पहले के क्लासेस को अटेंड नहीं किया है, पहले के क्लासेस को अटेंड कर लेंगे, तभी ये क्लास आपको समझ में आएगी। बीच से जहाँ तहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, आपको टॉपिक समझ में नहीं आने वाली है। तो जब भी कोई भी चैप्टर को पढ़ना शुरू करिए तो पूरी सीरीज के साथ पढ़िए, आपको क्लैरिटी के साथ टॉपिक समझ में आने वाली है। ठीक है, तो आज जो है चैप्टर 1 का चौथा क्लास होगा। जिन्होंने पहले के 3 क्लासेस को अटेंड नहीं किया है वो अटेंड कर लेंगे बउआ। ठीक है, फिर चौथे क्लास आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। कौन कौन लाइव जुड़े हुए हैं जरा सा मैं चेक कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जो भी बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में हाई लिखेंगे। चलिए तो हम लोग क्लास पे आते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था वहाँ पे फोकस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन की व्याख्या हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था। बहुत बढ़िया मृत्युंजय, पढ़ रहे हो आप, मन लगा के पढ़ रहे हो, ऐसे ही पढ़ते रहिए। विकी कुमार गुड इवनिंग बउआ। मोहित कुमार ओके, चलते हैं आगे। जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं उनको शेयर करना है तो कर दे, इसे क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। देखिए बउआ, पिछले कक्षा में हम लोगों ने जब हम लोगों ने पार्ट 1 को पढ़ा, पार्ट 2 को पढ़ा, पार्ट 3 को पढ़ा, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। सबसे पहले हम लोगों का डिस्कशन चला था जीवन क्या है। यहाँ से हमने चैप्टर की शुरुआत की थी। हमने जीवन को समझा था कि एक्चुअली में जीवन किसे कहेंगे, मृत्यु किसे कहेंगे, ये सारी चीज़ों को हमने समझा था। फिर हमने समझा था कि कोशिका की संख्या के आधार पे जीव कितने प्रकार के होते हैं, तो वो हमने समझा। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, उसका डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल, उसे हमने समझा। बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, इसका डेफिनेशन, इसका एग्जाम्पल, उसे हमने समझा। जीवन अवधि को समझा हमने। ठीक है, जीवन अवधि या जीवन काल, लाइफ स्पैन जिसे कहते हैं, ये शब्द का क्या मतलब है, इसे काफी डिटेल में समझा हमने। जीवन अवधि के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे। ठीक है, उसके बाद जीवन चक्र पे गए। जीवन चक्र की बहुत सारी चार अवस्थाओं को हम लोगों ने पढ़ा। भ्रूणावस्था क्या होता है, किशोरावस्था क्या होता है, उसके अलावा जनन अवस्था और जीर्णावस्था, ऐसी 4 अवस्थाओं को हमने जीवन चक्र के दौरान अध्ययन किया था। इसके अलावा जो है हम गए किस पे, जनन। जनन क्या होता है, जनन क्यों जरूरी है, यानी जनन का महत्व को समझा। जनन कितने प्रकार से होता है इसे समझा। हमने समझा था कि जनन 2 प्रकार का, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। हमने शुरू किया था पढ़ना किसको, अलैंगिक जनन को। तो अलैंगिक जनन क्या होता है, इसकी कितनी विधियां, मुख्य कितनी विधियां होती है, इसे हमने समझा। उसके बाद फिर आगे गए, हमने समझा विखंडन। हमने देखा कि अलैंगिक जनन की 6 विधियां हैं, जिसमें से पहला विधि विखंडन था। हम विखंडन को समझना शुरू किए। हमने समझा विखंडन 2 प्रकार का होता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। हमने द्विविखंडन को भी समझा, बहुविखंडन को भी समझा। ठीक है, उसके बाद फिर हम जो है अलैंगिक जनन के दूसरे विधि का अध्ययन करना शुरू किए, जिसे हम कहते हैं मुकुलन। दूसरे विधि का अध्ययन करना शुरू किए, जिसे हम क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बीजाणु जनन, जो कि अलैंगिक जनन की तीसरी विधि होगी। तो आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीजाणु जनन को और पुनर्जनन को। क्लियर है? क्या इतनी चीजें क्लियर है बउआ आप लोगों को? क्या ये रिमाइंड हो गया कि अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 के अंदर कौन कौन से टॉपिक को कवर किया है? रजनी कुमारी गुड इवनिंग बउआ। ओके, मिथुन कुमार बहुत बढ़िया बउआ। ठीक है, ऐसे ही रेगुलर रहिए, क्लास में रेगुलर रहेंगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, चलते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे बीजाणु जनन, और बीजाणु जनन जब कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग पुनर्जनन को समझना शुरू करेंगे। तो आज जो है हम ये 2 टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। बात क्लियर है? तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम बीजाणु जनन। ये बीजाणु जनन होता क्या है, बीजाणु होता क्या है, और इसके द्वारा किस तरीके से अलैंगिक जनन संपादित होता है, हम इस पे बात करेंगे। ओके, चलिए तो देखिए यहाँ पे बउआ, आपके सामने क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है कि हर टॉपिक को हम क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि एग्जामिनेशन में आपसे शॉर्ट भी बन जाए, लॉन्ग भी बन जाए, और ऑब्जेक्टिव तो खैर आपसे छूटे ही ना। इस पर मेरा पूरा फोकस रहता है। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन है कि ये बीजाणु जनन विधि द्वारा अलैंगिक जनन की व्याख्या करनी है। बीजाणु जनन विधि द्वारा अलैंगिक जनन की क्या करनी है, व्याख्या करनी है। ठीक है, इस पर फोकस करेंगे हम लोग कि बीजाणु जनन के द्वारा अलैंगिक जनन बीजाणु जनन विधि के द्वारा किस तरीके से संपादित होगा। ओके, दीपक कुमार गुड इवनिंग। ओके बउआ, चलते हैं आगे। देखिए विषाणु क्या होता है, अब यहां से चीजों को समझना शुरू कर देना है आप लोगों को। ठीक है, विषाणु क्या होता है?
आप ये जो हवा देख रहे हो, क्या ये हवा प्यूरिफाइड है, यानी पूरी तरीके से स्वच्छ है? ये जल देख रहे हो, क्या आप ये पूरी तरीके से स्वच्छ है? ये मिट्टी पूरी तरीके से स्वच्छ है? नहीं, हर चीज़ कंटामिनेटेड है, हर चीज़ प्रदूषित है, हर चीज़ में आपको जो है अलग अलग जीवों के विषाणु देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर हम एयर की बात करें, हवा की बात करें, ठीक है, तो हमारे हवा में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म कण पाए जाते हैं जिसका हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हवा में घूमते रहते हैं, सैकड़ों वर्षों तक ये हवा में इधर उधर टहलते रहेंगे, और जब भी अनुकूल परिस्थिति आएगा तो वो छोटे से जो कण है, वो जो सूक्ष्म कण है, जो नग्न आंखों से नहीं दिखाई देने वाले कण है, क्या होता है, वो अंकुरित होते हैं या फिर वो जनन करके नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। बात को कुछ इस तरीके से समझते हैं, देखिए बउआ, बात को कुछ इस तरीके से समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपके सामने कुछ इमेजेस दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके सामने कुछ इमेजेस दिए गए हैं, जरा इमेजेस को ध्यान से देखिए। पहले इमेज के अंदर क्या दिखाया गया है? पहले इमेज के अंदर आपको दिखाया गया कि सर जी, यहाँ पर एक ब्रेड था, ठीक है, गलती से कहीं पर छूट गया, ठीक है, एक ब्रेड था, किसी जगह पर गलती से छूट गया, लेकिन क्या हुआ क्या कि कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद इस ब्रेड के ऊपर जो है कुछ व्हाइट पैचेस या फिर ब्राउन पैचेस या फिर ग्रीन तरह के पैचेज आने शुरू हो गए, धब्बा आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर चीजें आपको दिखाई दे रही होगी कि ये जगह जो आप देख रहे हो, यहाँ पर कुछ तो चीजें हैं जो ब्रेड पे पहले नहीं था। जब ब्रेड ताजा था तो उस समय इस पे देखने को नहीं मिला, लेकिन गलती से ये ब्रेड किसी जगह पर छूट गया और तब जाकर इसके ऊपर ये जो है पनपने शुरू कर दिए, ठीक है। और लगातार क्या हो रहा है कि आप इसे और छोड़ दोगे ना समय के साथ, तो ये धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा, और ये पूरे के पूरे जो ब्रेड है इसके ऊपर फैल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, फैल रहा है, यानी कि समय के साथ इनकी जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, समय के साथ ये अपने एरिया को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें जनन हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये जनन हो रहा है तो ये कोई ना कोई जीव होंगे, ओके। अब सवाल ये उठता है कि ये जीव यहां पर आए कहां से? ये जो ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर ये जीव आया कहां से, और कहां से आने के बाद ये लगातार वृद्धि कर रहा है और पूरे ब्रेड के ऊपर ये लगातार फैलता जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, ये आया कहां से? ये जो हमारा हवा था ना बउआ, ये जो हमारा हवा था, हमारे हवा में आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, हमारे हवा में बहुत सारे क्या मिलेंगे आपको, अलग अलग जीवों के, मान लो कि इधर हवा है तो अलग अलग जीवों के यहाँ पर बीजाणु देखने को मिलेंगे, अलग अलग जीवों के क्या मिलेंगे, बीजाणु देखने को मिलेंगे, ठीक है। अति सूक्ष्म कण हवा में मिश्रित है, जो आपको नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये हवा में है। जैसे ही इसको मौका मिलता है, ये हवा के द्वारा पहुंच गए, कहां पहुंच गए, तो इस ब्रेड के ऊपर पहुंच गए, ठीक है। इस ब्रेड के ऊपर इन बीजाणुओं में से, अब इस बीजाणु में कुछ बीजाणु ऐसे होंगे जो हो सकता है कवक का हो, कुछ बीजाणु ऐसे हैं जो हो सकता है कि वो शैवाल का हो, कुछ बीजाणु ऐसे हैं कि हो सकता है वो जीवाणु का हो। अब इस ब्रेड के ऊपर कौन सा कवक गिरा? इस ब्रेड के ऊपर कौन सा कवक गिरा? इस ब्रेड के ऊपर गिरा कवक वाला, ठीक है। कवक वाला जो बीजाणु है, इस ब्रेड के ऊपर कौन सा बीजाणु गिरा? तो कवक का बीजाणु इसके ऊपर गिरा। अब वो बीजाणु जो है लगातार नए संतति का निर्माण करके, और ये फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, और यहाँ पर पूरे ब्रेड के ऊपर क्या हो गया कि जाले जैसे संरचना का निर्माण कर रहा है, या धब्बा जैसे संरचना का निर्माण करना शुरू कर दिया। वही आप खुला भोजन छोड़ देते हो, आप देखते हो कि भोजन जो है, जैसे मान लेते हैं यहाँ भोजन है, खुला भोजन आपने छोड़ दिया, इस जगह पर मान के चलते हैं कि कोई जीवाणु इस पर कवक गिरे थे, क्या गिरा था? कवक का, इसके ऊपर कवक के बीजाणु आकर गिर गए थे, कवक पनपना शुरू हो गया। वही हवा में जीवाणु के भी बीजाणु हैं, वो इस भोजन के ऊपर आके गिर गए और इस भोजन को बासी कर दिया, लगातार इस भोजन को सड़ाने लगा, और इस भोजन का टेस्ट जो है चेंज हो गया, और ये भोजन हमारे लिए हानिकारक हो गया। अगर आप इसको जो है 3-4 दिन के बाद आप देखोगे, इसका स्टडी करोगे, तो पता चलेगा इसमें बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं जो पनपना शुरू कर दिया और लगातार भोजन को सड़ा रहे हैं, गला रहे हैं, और इससे बदबू आने क्या हो गए, शुरू हो गए। अब इसमें जो जीव आया वो कहां से आया? इसमें जो जीव आया वो कहां से आया? ऑब्वियस सी बात है, इसमें जो जीव आया था वो हवा से ही आया था। अब देखो, यहां पर पानी का टंकी दिखाई दे रहा होगा, पानी के टंकी का अंदर वाला भाग है, पानी के टंकी के अंदर एक लड़का घुसा हुआ है और ये टंकी की सफाई कर रहा है। आप लोग देखते होंगे कि आपके छत पर लगा हुआ टंकी है, ठीक है। किसी का 1 महला मकान है, किसी का 2 महला, 3 महला, 4 महला, किसी का 5-5 मंजिला मकान होता है। उस 5 मंजिले मकान के ऊपर टंकी लगा हुआ है, ठीक है। अब उस टंकी में आप देखते हो हरे रंग के शैवाल पनपने शुरू होते हैं, और पूरा का पूरा जो है काई जैसा, या कह सकते हो काई पनपने शुरू होते हैं, और पूरा टंकी के अंदर काई का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है, जिसे समय समय पर आपको साफ करना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि ये 5वें मंजिल पर, ये 4ठे मंजिल पर, ये 3रे मंजिल पर लगा हुआ जो टंकी था, इसके अंदर ये काई आया कहां से, ये शैवाल आए कहां से? तो ये जो शैवाल था, इसके
इसके जीवाणु भी घूम रहे थे। ये क्या हुआ, हवा से इधर उधर उड़ता गया और आपके पानी के टंकी में चला गया, और पानी के टंकी में जाने के बाद वहां पर ये पनपना शुरू किया और लगातार अपनी जनसंख्या को बढ़ाना क्या किया, शुरू किया। इस तरीके से आपको जो है जल के अंदर आपको कवक शैवाल देखने को मिले। क्या इतनी चीजें क्लियर है? इसका मतलब यह है कि बहुत सारे जीवों के बीजाणु हमारे हवा में घूम रहे हैं। जिस बीजाणु को मौका मिलता है, जिस बीजाणु को अनुकूल परिस्थिति मिलता है, वो बीजाणु पनपने शुरू कर देते हैं, और वो पनपने शुरू कर देते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं, ब्रेड को ऊपर जो है पैचेज बनाने शुरू कर देते हैं, हमारे भोजन को सराने गलाने शुरू कर देते हैं। हमारे टंकियों के अंदर जो है, हमारे टंकियों के अंदर जो है क्या हो जाता है, हमारे टंकी के अंदर जो है ये शैवाल पनपने क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है क्या? क्या इतनी बातें क्लियर है? अगर क्लियर है, कर्मवीर कुमार गियाब क्या बोल रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है। क्या इतनी चीजें क्लियर है तो हम आगे बढ़े? ओके, चलते हैं आगे। अब देखिए यहां पर बउआ, ये समझ में आ गया कि हमारा जो हवा है, इस हवा में क्या है, बहुत सारे छोटे अलैंगिक जनक पिंड हैं। हमारा जो वायु है, हमारा जो जल है, इसमें बहुत सारे क्या है, अलैंगिक जनक पिंड है, अलैंगिक जनक पिंड है। ठीक है, जो कि काफी सूक्ष्म है, जो कि काफी क्या है, सूक्ष्म है, यानी अति सूक्ष्म है, और ये नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। काफी छोटे हैं, ये नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये हमारे वायु में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे ही इन अति सूक्ष्म संरचना, जिसे हम बीजाणु कह रहे हैं, ये जो बीजाणु होता है ना बउआ, मान लो कि ये बीजाणु है, बीजाणु के अंदर एक जीवित कोशिका है, और इस जीवित कोशिका के चारों ओर जो है एक मोटी परत आपको देखने को मिलेगी, जो इस बीजाणु को सैकड़ों वर्षों तक जीवित रखने में, जो इस बीजाणु को सैकड़ों वर्षों तक जिंदा रखने में क्या करेगा, सहायता करेगा। ठीक है, तो ये है बीजाणु। ठीक है, और ये हमारे हवा में घूम रहा है। ये बीजाणु जो है कवक के हो सकते हैं, शैवाल के हो सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो ये किसी जीवाणु के हो सकते हैं। ठीक है, ये अलैंगिक जनक पिंड होता है, अति सूक्ष्म होता है, इसे हम क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं। ठीक है, ये एकदम काम करने का तरीका जो है इसका बीज के जैसा है। जिस तरीके से हम बीज को क्या करते हैं, जरा ध्यान से समझिए, जिस तरीके से हम बीज को सूखे जगह पर रखे होते हैं तो उसमें अंकुरन नहीं होता, उससे नए पौधे बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, उस बीज को हम अनुकूल परिस्थिति देते हैं, ऐसे जगह पे रखते हैं जहां पर उसको भोजन मिलना शुरू हो जाए, ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाए, जल मिलना शुरू हो जाए, वो बीज अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। बीजाणु भी सेम वैसा ही है, लेकिन बीज जो है लैंगिक जनन से निर्मित पिंड होता है, वहीं बीजाणु जो है अलैंगिक जनन से निर्मित पिंड होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, बीज जो है बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन वहीं बीजाणु जो है ये एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिका से बना होता है। और जिस जीव में भी ये बनता है, अलैंगिक जनन के द्वारा बनता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा बनता है। अब इतनी चीजें जब हम समझ गए तो हम यहां पर पढ़ना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं। देखिए बउआ, क्या है यहां पर, बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की एक महत्वपूर्ण विधि है, जिसमें कोई भी जनक जीव से अनेक नए जीव उत्पन्न होते हैं। इस विधि में जनक विशेष प्रकार की सूक्ष्म संरचनाएं बनाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बीजाणु कहते हैं। ठीक है, यदि कोई जीव जो है सूक्ष्म संरचना के द्वारा जनन कर रहा है, बीजाणु के द्वारा जनन कर रहा है, तो यह अलैंगिक जनन की एक विधि होगी, इसे हम बीजाणु जनन कहेंगे। ये जो बीजाणु है ये मोटे एवं कठोर आवरण से क्या रहते हैं, ढके होते हैं, जिससे वे विपरीत परिस्थिति में, प्रतिकूल स्थिति में, जैसे यदि तापमान ज्यादा हो, सूखा पड़ा हुआ है, पानी की कमी है, भोजन की कमी है, तो इस कंडीशन में भी जो ये आवरण है उस बीजाणु के अंदर उपस्थित जो कोशिका है उसे जीवित रखने में सहायता करती है। और जैसे ही उस बीजाणु को अनुकूल परिस्थिति प्राप्त हो जाती है, वो बीजाणु, अनुकूल परिस्थिति मतलब क्या, जितना तापमान चाहिए मिलना शुरू हो जाता है, जितना जल चाहिए, जितना भोजन चाहिए मिलना शुरू हो जाता है, वो बीजाणु अंकुरित होकर नए जीव में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। वो बीजाणु अंकुरित होकर नए जीव में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। सोनी कुमारी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है वो बताइए। सोनी कुमारी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है जरा बता दीजिए,
चलिए अब देखिए यहां पर क्या है, बीजाणु विशेष संरचनाओं से में बनते हैं जिन्हें हम, हाँ अब यह है कि बीजाणु बनते कहाँ हैं, तो बीजाणु जो है एक विशेष संरचना में बनते हैं जिसे हम बीजाणुधानी कहते हैं। हालांकि ये चीजें सब पे लागू नहीं होता, लेकिन कुछ जीवों में बीजाणुधानी बनते हैं। अब यहां पर देखिए ये सामान्यतः माइटोसिस, जिसे हम कहते हैं समसूत्री विभाजन, क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो हमने बोला ना कि जो बीजाणु बनते हैं वो समसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं। तो बीजाणु जो है अति सूक्ष्म हल्की अलैंगिक जनक पिंड होता है जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। इसका काम करने का तरीका बीज के जैसा होता है, लेकिन बीज अलैंगिक जनन से निर्मित संरचना होती है, सॉरी बीज लैंगिक जनन से निर्मित संरचना होती है, वहीं बीजाणु जो है अलैंगिक जनन यानी समसूत्री विभाजन से निर्मित संरचना होती है। अब सवाल ये उठता है कि इन संरचनाओं का निर्माण किस किस जीव में होता है, ठीक है। तो राइजोपस, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सबसे सामान्य बीजाणु जनन करने वाला जीव कौन सा है, तो जो कवक होते हैं ना, वो कवकों में बीजाणु जनन जो है, कवकों में बीजाणु जनन जो है सबसे सामान्य है, सबसे सामान्य है, यानी सबसे सामान्य है। सबसे अधिक बीजाणु जनन विधि द्वारा जनन करने वाले जो जीव होते हैं वो कवक होते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कवक में ही बीजाणु जनन होता है, कवक के अलावा शैवाल में भी होता है, जीवाणु में भी होते हैं, लेकिन सबसे अधिक किसमें देखने को मिलता है, कवकों में देखने को मिलता है। ये ध्यान रखिएगा कि बीजाणु जनन करने वाले सबसे सामान्य जीव कौन से होते हैं, तो वो कवक होते हैं। कवक बहुत सारे प्रकार के होंगे, तो देखिए यहां पर एग्जाम्पल आपका कुछ दिया हुआ है कवक का, ठीक है। यहां पर कुछ कवक का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे राइजोपस हो गए, म्यूकर हो गए, पेनिसिलियम हो गया, एस्परजिलस हो गया, ये सब कवक है और ये सब बीजाणु जनन के द्वारा अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। यानी ये जो हवा है, इस हवा में राइजोपस के बीजाणु घूम रहे हैं, म्यूकर के बीजाणु घूम रहे हैं, पेनिसिलियम के बीजाणु घूम रहे हैं, एस्परजिलस के बीजाणु घूम रहे हैं, और ये बीजाणु को जैसे ही अनुकूल परिस्थिति मिलेगा, अगर राइजोपस का बीजाणु है तो राइजोपस का निर्माण कर लेगा, म्यूकर का बीजाणु है म्यूकर का निर्माण कर लेगा, पेनिसिलियम का बीजाणु है पेनिसिलियम का निर्माण कर लेगा, एस्परजिलस का बीजाणु है एस्परजिलस का निर्माण कर लेगा। कुछ शैवाल के एग्जाम्पल भी आपको ध्यान रखनी है, जैसे क्लेमाइडोमोनास, वो जो काई लग गई थी आपके टंकी के ऊपर, टंकी के अंदर, ठीक है, जल में, ये शैवाल होते हैं। क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स जैसे कुछ शैवाल हैं जो जिसमें भी आपको बीजाणु जनन करते हुए देखा गया है। तो आपको इतना ही एग्जांपल याद रखनी है, इससे ज्यादा एग्जांपल आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, स्पेशली बीजाणु जनन में। अब क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल को हम पिक्चर के द्वारा समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल को हम लोग क्या करेंगे, पिक्चर के द्वारा समझेंगे। सोनी कुमारी क्या प्रॉब्लम है, अभी तक आपने नहीं बताया। सोनी कुमारी क्या प्रॉब्लम है, अभी तक आपने नहीं बताया। कितनी चीजें क्लियर है, क्या इतनी चीजें समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो यस लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब क्लियर हो गया, चलिए ठीक है बउआ। सोनी कुमारी ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, यस लिख दीजिए। चलिए अब यहां पर हम लोग जो है एग्जाम्पल देखते हैं। हम सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे राइजोपस का, पिक्चर के द्वारा समझेंगे राइजोपस में किस तरीके से बीजाणु जनन होता है। फिर हम पेनिसिलियम का लेंगे, उसके बाद हम क्लेमाइडोमोनास का लेंगे, यानी कि 2 कवक के एग्जाम्पल पिक्चर के द्वारा देखेंगे और एक जो है शैवाल का एग्जाम्पल देखेंगे, और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी। जरा ध्यान से देखिए, यहां पर भी आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, इस जगह पर भी आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। इस पिक्चर में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एक ब्रेड है और ब्रेड के ऊपर पूरा जो है आप कह सकते हो कि ब्रेड जो है भुआ गया। बिहारी लैंग्वेज में तो ये बोलते हैं कि ब्रेड क्या हो गया है, भुआ गया है, ठीक है। ये भुआया हुआ नहीं है, इसके ऊपर कवक पनपने शुरू कर दिए, इसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं, ठीक है। अगर इसी को आप जूम करके देखते हो ना, इसी को आप जूम करके देखोगे तो कुछ इस तरीके का संरचना आपको देखने को मिलेगा कि ब्रेड है और ब्रेड में एकदम सूक्ष्म पौधे जैसी संरचना जो कि कवक होगा, जड़ है, फिर तना है, फिर आपको सीधी तना देखने को मिलेगा, ऊपर में बीजाणुधानी मिलेगा और इस बीजाणुधानी के अंदर बीजाणु का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो स्पेशली ये जो है राइजोपस को दिखाया गया है। ऐसी कंडीशन आपको जो है ये फल वगैरह में भी देखने को मिल जाता है, अचार वगैरह में देखने को मिल जाता है, ठीक है। सुरमिला कुमारी बोलिए, गुड इवनिंग बउआ, देखने को मिल जाता है। अब देखो, अब यहाँ पर एक ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर क्या किया गया, यहाँ पर एक हिस्सा है, एक पैचेज बनने शुरू है, धब्बा बनने शुरू है, इसको जूम करके देखा गया। देखो कुछ इस तरीके के पौधे जैसी संरचना देखने को मिल रही है। ये भी क्या है, कवक है, ये कवक पेनिसिलियम है। ये वाला जो कवक था राइजोपस था, लेकिन इस पर जो कवक है वो पेनिसिलियम है, ठीक है। यानी कि बहुत सारे बीजाणु, बहुत सारे कवकों के बीजाणु, बहुत सारे जीवाणुओं के बीजाणु, बहुत सारे शैवालों के बीजाणु जो है हमारे हवा में घूम रहे हैं, जल में घूम रहे हैं, मिट्टी में पड़े हुए हैं। जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आएगा वो अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण कर लेंगे। क्या इतनी बातें क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा पिक्चर के द्वारा समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे किसे,
सबसे पहले हम लोग समझेंगे राइजोपस को। सबसे पहले हम लोग समझेंगे किसको? राइजोपस को, कि राइजोपस में बीजाणु जनन कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे राइजोपस को, यानी राइजोपस में बीजाणु जनन कैसे होता है। ठीक है, अब देखो मान के चलते हैं एग्जाम बहुत अच्छा गया, सुर्मिला कुमारी एग्जाम में दम ही नहीं था बुआ, आप 12th का स्टूडेंट हो, एग्जाम में दम ही नहीं था। एग्जाम का क्वेश्चन इतना आसान आ सकता है ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। 2021 के बाद ये पहला एग्जाम है जिसमें क्वेश्चन काफ़ी आसान पूछा गया है था। ठीक है, 2026 में 21 में पूछा था, 26 में काफ़ी आसान क्वेश्चन थे और सारा क्वेश्चन बताया हुआ था। आई होप आप लोगों ने अच्छा किया होगा, वो तो रिजल्ट ही हम देख लेंगे। वैसे बहुत बढ़िया, आप कह रहे हो कि आपका एग्जाम अच्छा गया है, इसके लिए बहुत बढ़िया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा से यहाँ पर ध्यान दीजिए, मान के चलते हैं कि किसी जगह पर ब्रेड गिरा हुआ है, किसी जगह पर क्या गिरा हुआ है? ब्रेड गिरा हुआ है। ठीक है, तो हम एक ब्रेड का पिक्चर बना लेते हैं, ऐसे करके हम एक ब्रेड का पिक्चर बना लेते हैं कि ब्रेड को हमने ऐसा जगह पर छोड़ दिया जो कि नमी युक्त जगह है, हमने ब्रेड बना लिया। ठीक है, अब इस ब्रेड में आपको क्या देखने को मिल रहा है? जरा ध्यान से देखिएगा। ब्रेड मतलब रोटी का टुकड़ा मान के भी चल सकते हो आप। ठीक है, अब एक रोटी का टुकड़ा मान के चल सकते हो, या फिर मार्केट में जो ब्रेड मिलता है आप वो भी मान के चल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या किया कि आपने समझा कि ये ब्रेड है। ठीक है, अब इस ब्रेड के ऊपर क्या हुआ? इस ब्रेड को हमने छोड़ दिया, कुछ दिनों बाद हमें क्या देखने को मिला? इस ब्रेड को हमने छोड़ दिया, कुछ दिनों बाद हमें क्या देखने को मिला? कुछ दिनों बाद गलती से छूट गई हमारे रूम में, कमरे में, छत पर या किसी जगह पर। ठीक है, अब हुआ एक्चुअली में क्या कि ये हवा में बहुत सारे बीजाणु हैं, बहुत सारे बीजाणुओं में यहाँ पर लक बढ़िया था कि जो राइजोपस के बीजाणु थे ना, जो राइजोपस के बीजाणु थे, इनको मौका मिल गया और ये जो है यहाँ से हवा से होते हुए ये इस ब्रेड के ऊपर क्या हो गए? गिर गए। अगर राइजोपस के बीजाणु गिरेंगे तो राइजोपस नाम का कवक यहाँ पर फैलना शुरू करेगा। यदि पेनिसिलियम के बीजाणु गिरेंगे, पेनिसिलियम यहाँ पर जो है फैलना शुरू कर देगा। यदि सूक्ष्मजीव, अगर मान लेते हैं किसी जीवाणु का गिर गया तो वो जीवाणु यहाँ पनपने शुरू करेंगे, इस ब्रेड को सड़ा गला देंगे। ठीक है, अगर शैवाल का गिर गया तो इसके ऊपर काई भी लग सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत ईजी क्वेश्चन था सुर्मिला कुमारी, बहुत बढ़िया बउआ। जो लोगों ने मन से पढ़ा होगा उनके लिए तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था ही। ठीक है, और जहाँ तक हमें लगता है कि जिस लेवल का आप लोग को पढ़ाया गया था उससे उस लेवल का क्वेश्चन ही नहीं था, आना चाहिए था, थोड़ा टक्कर का आना चाहिए था, तभी तो मज़ा आता है। आसान क्वेश्चन में दिल टूट जाता है, कितनी मेहनत से इतना अच्छा अच्छा टॉपिक को हमने पढ़ाया और उसके बाद जो है क्वेश्चन इतना इजी पूछ दिया। हमको लगता है कि बिहार बोर्ड जो है, बिहार बोर्ड वाले बच्चे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं क्या? उसके पावर को समझ नहीं पाया, बकलोल समझते हैं क्या बिहार बोर्ड वाले को? थोड़ा क्वेश्चन का लेवल होना चाहिए था, इतना आसान क्वेश्चन पूछ देते हैं। चलिए बुआ, तो आगे बढ़े। अच्छा, एग्जाम देने के बाद भी लाइव क्लास करने का मन कर रहा है, कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, यूट्यूब पे मत रहिए। ठीक है, चलते हैं इधर। अब देखिए, पता कैसे चलेगा कि राइजोपस का बीजाणु है? अब इसके लिए तो आपको जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है चलाने आना चाहिए बुआ, और इसके अलावा आप जो है माइक्रोस्कोपी में कह सकते हो कि जो कवकों का अध्ययन है, जिसको आप माइक्रोबायोलॉजी कहते हो, माइक्रोबायोलॉजी में आपको निपुण होना पड़ेगा, जिसके लिए 3-4 साल के कोर्सेज होते हैं, तब आपको समझ में आएगी। देखकर आप बता पाओगे कि कौन जो है राइजोपस है, कौन पेनिसिलियम है, कौन म्यूकर है, ये आप तभी बता पाओगे, एक्सपीरियंस लगती है वो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम मान के चलते हैं कि राइजोपस का जो बीजाणु था उनको मौका मिल गया और वो राइजोपस के बीजाणु जो है वो आकर गिर गए। कहाँ पे आके गिर गए? तो राइजोपस के बीजाणु आकर गिर गए इस ब्रेड के ऊपर, राइजोपस के बीजाणु इस ब्रेड के ऊपर। आई थिंक जो है पिक्चर जो है इनविजिबल है, पिक्चर दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसके कलर को थोड़ा सा और डीप कर देते हैं तो शायद दिखे। लेकिन आप ब्रेड ही मान के चलना बुआ, ऐसा नहीं कि आप जो है कुछ और मान लोगे। शायद आई थिंक ये वाला कलर विजिबल है। तो यहाँ पर जो बीजाणु गिरा वो राइजोपस का गिरा, ये क्या करेगा? ये ऐसे करके जड़ को बनाना शुरू कर देगा जिसे हम राइजोइड कहेंगे, ऐसे करके तना को बनाना शुरू कर देगा जिसे हम हाइफी कहेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से फिर ये विशेष प्रकार का तना बनाएगा जो आगे जाएगा और फिर से जड़ का निर्माण करेगा और फिर से तना का निर्माण करेगा और इस तरीके से फिर से नए राइजोपस का क्या कर लेगा? निर्माण कर लेगा। और एक के बाद एक पूरे ब्रेड के ऊपर ये फैलता चला जाएगा। पिक्चर तो क्लियर है, पिक्चर क्लियर आ रही है वो? ठीक है, रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए।
चलिए अब यहाँ पर क्या है कि अब जब इसको जनन करना, अभी तो ये जनसंख्या, अभी क्या कर रहा है कि ये अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है, इसका मतलब ये जनसंख्या बढ़ाने के लिए ये अपने से विशेष तना का भी प्रयोग करता है। अब जब ऐसी परिस्थिति आए, आप रूम में गए, आपने देखा एक ब्रेड पड़ा हुआ है, ब्रेड के ऊपर जाला फैलना शुरू हो गया और आपने देखा उसे, ठीक है। अब जब तक आप वहां पहुंचे ना, ये किया क्या, ये अपने ऊपर ऐसे गोल गोल गुंबद का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया, ऐसे ऐसे गोल गोल गुंबद का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। और समसूत्रीय विभाजन द्वारा इसके अंदर बहुत सारे बीजाणु का क्या कर लिए, निर्माण कर लिए। तो इसके अंदर बहुत सारे बीजाणु का क्या हो चुका है, निर्माण हो चुका है। आप गए तो यहाँ पर दो कंडीशन है कि आप जो है वैसे ब्रेड, वैसा रोटी जो भुआ गया है, खराब हो गया है, ठीक है, आप उसको क्या करते हो, धूप में रख देते हो ताकि जो इसके ऊपर का कवक है वो सूख जाए, और फिर आप रोटी को झाड़ देते हो जिससे धूल काफी जोर उड़ता है। वो धूल क्या होते हैं, वो यही, जब धूल उड़ता है तो समझ लीजिए कि ये जो बीजाणुधानी है ये फटा और इससे बहुत सारा बीजाणु जो है बाहर की ओर निकले और फिर ये हवा में मिक्स हो गए, ठीक है, फिर ये हवा में क्या हो गए, मिक्स हो गए। इधर उधर ऐसे ही ढनकता रहेगा, हवा इधर चलेगी तो इधर चला जाएगा, उधर जाएगा तो इधर चला जाएगा। और जब कभी भी इसे मौका मिल जाए, इस ब्रेड जैसा कि कोई और रोटी है, कोई और भोजन है, उसके ऊपर इसको गिरना, अचार है उसके ऊपर गिर गया, फल के ऊपर गिर गया और इसको मौका मिल गया अपन अपने का, तो ये बीजाणु फिर से इसी तरीके के जाला बनाना शुरू करेंगे, यानी नए राइजोपस का निर्माण कर देंगे। इसका मतलब ये जो नया राइजोपस बना, ये बीजाणु से बना। ये किससे बना, बीजाणु से। फिर इसने बीजाणु बनाया, फिर अगला जो राइजोपस बनेगा वो भी किससे बनेगा, बीजाणु से बनेगा, ठीक है। तो बीजाणु के द्वारा इसका जन्म हुआ और अगली पीढ़ी का जो जन्म होगा वो भी किससे होगा, बीजाणु से। इसका मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते रहेंगे, बीजाणु का निर्माण करते रहेंगे और बीजाणु जनन द्वारा ही अपनी जनसंख्या को बढ़ाते रहेंगे, अपने अस्तित्व को इस धरती पर बनाए रखेंगे। क्या इतनी बातें क्लियर है? बताया था बउआ। अब नोटिफिकेशन तो आपको चला जाता है, रोज रोज जो है लाइव क्लास के बारे में बताना जो है जरूरी थोड़ी है। आपको पता है कि एक दिन अल्टरनेट करके क्लास होती है तो क्लास होगी, एक दिन अल्टरनेट करके क्लास होती है तो क्लास होगी। तो आपको क्लास में एक दिन अल्टरनेट करके रहनी है। और आप जो है नोटिफिकेशन पे ध्यान देते रहिए, नोटिफिकेशन तो आपके एप्लीकेशन पे आती रहती है, आती रहती है। चलिए अब आगे समझते हैं। तो इसको थोड़ा सा लेबलिंग कर लेते हैं, लेबल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए बउआ, तो यहाँ पर क्या ये है जड़, जड़ को हम क्या कहते हैं, राइजोइड कहते हैं, राइजोइड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर राइजोइड का निर्माण हुआ, जड़ बना, ठीक है। उसके बाद आया ये तना। अब इस तना को हम लोग क्या कहते हैं, तो हाइफी कहते हैं। तना को क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं, ठीक है। तो ये नीचे जड़ था, इसको फिर से हम लिख देते हैं, ये राइजोइड है। फिर राइजोइड के ऊपर जो है वो हाइफी है, इसके ऊपर ये जो गुंबद बनी है इसे हम बीजाणुधानी कहेंगे। अभी आपने पढ़ा था बीजाणु जनन के बीजाणु जनन वाला जो है डिस्क्रिप्शन में कि सर जी सामान्यतः बीजाणु का निर्माण जिस थैली के अंदर, जिस गुंबद के अंदर होती है उसे बीजाणुधानी कहते हैं, बीजाणुधानी कहते हैं। तो ये बीजाणुधानी, या फिर इसको हम स्पोरेंजियम बोलेंगे, स्पोरेंजियम बोलेंगे, ठीक है। और बीजाणुधानी जब फटा तो इससे क्या निकला, तो बहुत सारे नया जो है बीजाणु निकला, बहुत सारा नया जो है बीजाणु निकला। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बीजाणु खुद एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता, ये बीजाणु खुद एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता, इसीलिए इस बीजाणु को हम अचल बीजाणु कहते हैं। यानी राइजोपस जो बीजाणु बनाता है, अचल बीजाणु बनाता है, एप्लेनोस्पोर बनाते हैं, अचल बीजाणु या फिर क्या बनाते हैं, एप्लेनोस्पोर बनाते हैं। और इसके बीजाणु का स्पेशल नाम दिया गया है, इसके बीजाणु को ओइडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ओइडिया कहते हैं, ठीक है। इसके बीजाणु को क्या कहते हैं, ओइडिया कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ओइडिया नाम का बीजाणु जो है वो किस प्रकार का बीजाणु है, अचल बीजाणु है, किस में बनते हैं, सामान्यतः राइजोपस में देखने को मिल जाता है, म्यूकर के अंदर भी देखने को मिल जाता है। क्या इतनी चीजें क्लियर है कि हवा में घूम रहा बीजाणु था, उस वो बीजाणु जो है नमी युक्त भोजन के ऊपर या ब्रेड के ऊपर गिरा, इसे जितनी तापमान चाहिए था मिलना शुरू हो गया, जितना भोजन चाहिए था मिलना शुरू हो गया, जितना जल चाहिए था मिलना शुरू हो गया, और सब कुछ जो है अनुकूल है, अंकुरित होकर नए कवक का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया, ठीक है। यानी राइजोपस क्या है, वो हुआ कवक है, नए कवक का निर्माण कर लिया। ये कवक जो है इसने बीजाणुधानी बनाया, बीजाणुधानी के अंदर बहुत सारे बीजाणु को बनाया, वो बीजाणु अचल बीजाणु है जो अगली पीढ़ी का निर्माण करेंगे। फिर अचल बीजाणु को हम क्या कह रहे हैं, ओइडिया कह रहे हैं। राइजोपस में जो अचल बीजाणु बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ओइडिया कहते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर है, क्या इतनी बातें क्लियर है, क्या इतनी बातें क्लियर है? हाँ ओइडिया कहते हैं बउआ, बिल्कुल बउआ। चलिए आरुष कुमार बोल रहे हैं, एक बार फिर से समझा, क्या क्लास आप लेट से ज्वाइन किए?
फिर से समझ लीजिए, हमारे हवा में बहुत सारे बीजाणु घूम रहे हैं, हो सकता है उसमें से राइजोपस का भी बीजाणु है। वो राइजोपस का बीजाणु हम कमरे में गलती से रोटी छोड़ दिए या किसी जगह पर जो है कोई भोजन छोड़ दिए, ये राइजोपस के बीजाणु जो है उसके ऊपर गिरे, भोजन के ऊपर गिरा, पर्याप्त भोजन मिला, जल मिला, तापमान मिला, अंकुरित होकर ये जो है राइजोपस का निर्माण कर लिए। फिर एक राइजोपस ने दूसरे राइजोपस ने तीसरे राइजोपस, ये जो एक राइजोपस से जो दूसरा राइजोपस बन रहा है, ये बन रहा है विरोहक के द्वारा। विरोहक जिसे हम अस्टोलन कहते हैं, विरोहक जिसे हम क्या कहते हैं, अस्टोलन कहते हैं, उसके द्वारा बन रहा है बउआ, ठीक है। फिर ये मरने से पहले क्या किया, बीजाणुधानी बनाया, बीजाणुधानी के अंदर समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिकीय अति कठोर आवरण से ढका हुआ बहुत सारी संरचना बनाई, जिसे हमने बीजाणु कहा। बीजाणुधानी फटा, बीजाणु बाहर निकल गए। ये बीजाणु हवा के द्वारा, जल के द्वारा या किसी जंतु के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, स्वयं नहीं जाएगा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अचल बीजाणु। और इस अचल बीजाणु का स्पेशल नाम है ओइडिया, जो कि राइजोपस में बनते हैं। क्या अब क्लियर है? क्या अब क्लियर है? आशीष कुमार अस्टोलन, बहुत बढ़िया बुआ, हाँ हाँ, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। चांदनी घुमारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। राइजोपस के बाद हम जो एग्जाम्पल लेंगे वो एग्जाम्पल होगा किसका, और इसका तो एग्जाम में आपका पिक्चर भी एक बार पूछ रखा है, तो आपको जो है ध्यान से इसको समझनी है। पेनिसिलियम में बीजाणु जनन कैसे होता है, पेनिसिलियम में बीजाणु जनन कैसे होता है उसको समझते हैं। तो जिस तरीके से राइजोपस के बीजाणु यदि गिर सकते हैं भोजन के ऊपर, तो क्या पेनिसिलियम के बीजाणु नहीं गिरेंगे? पेनिसिलियम के बीजाणु भी गिर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने पेनिसिलियम दिखाया आपको। पेनिसिलियम, अब मान के चलो कि इस बार जो बीजाणु है, ध्यान से समझिएगा कि इस बार जो हवा में बीजाणु घूम रहा है वो पेनिसिलियम के भी बीजाणु घूम रहे हैं, राइजोपस के भी, म्यूकर के भी, शैवाल के भी बीजाणु घूम रहे हैं, बहुत सारा बीजाणु घूम रहा है, ठीक है। कहीं पर किसी जगह पर ब्रेड, फिर से हम वही एग्जाम्पल लेकर चलते हैं क्योंकि इसका पिक्चर बनाना आसान होता है पूरा, ठीक है, और चीज़ें समझ भी बहुत जल्दी आ जाती है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक ब्रेड का निर्माण किया। चलिए यहाँ पर एक ब्रेड हमने बना दिया। अब ये जो ब्रेड है इसके ऊपर इस बार जो है जो जीवाणु जो कवक गिरा है वो कवक जो है पेनिसिलियम का है। इस बार जो कवक गिरा है वो किसका कवक गिरा, पेनिसिलियम का कवक आकर गिरा। अब ध्यान से देखना, ये जो पेनिसिलियम का कवक जो गिरा है ना, पेनिसिलियम का जो बीजाणु गिरा है, इस बार पेनिसिलियम का बीजाणु इसके ऊपर गिरा। पेनिसिलियम में ऐसे करके जड़ बनने क्या हो जाएंगे शुरू, क्योंकि ये जो बीजाणु गिरा है इसको अनुकूल परिस्थिति प्राप्त हो गई, ये जड़ का निर्माण करना शुरू कर देगा और कुछ इस तरीके से तने बनाने क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे, कुछ ऐसा तना बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। इस तरीके से अंगुली नुमा संरचना का, जिस तरीके से हमारा अंगुली होता है ना, कुछ इस तरीके का संरचना बनाना ये क्या कर देगा, शुरू कर देगा। ये इसका तना होगा जिसे हम क्या कहेंगे, हाइफी कहेंगे। क्या इतनी बातें क्लियर है? ये इसका तना होगा जिसे हम क्या कहेंगे, हाइफी कहेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। जब इसका जीवन काल खत्म हो जाएगा, मान लेते हैं इसको और अपनी जनसंख्या को बढ़ानी है, तो अगेन ये अस्टोलन का निर्माण करेंगे। यहाँ पर जो है जड़ बनेगा, ठीक है, और इस तरीके से फिर से जो है क्या होगा, नए कवक का निर्माण होना, नए पेनिसिलियम का निर्माण होना शुरू होगा। तो एक चीज ध्यान रखनी है कि राइजोपस की शारीरिक संरचना और पेनिसिलियम की शारीरिक संरचना में अंतर होता है। राइजोपस आपको कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा था और पेनिसिलियम का शारीरिक संरचना कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। दोनों की शारीरिक संरचना में अंतर है। इससे पता चलता है कि कौन राइजोपस है या फिर कौन पेनिसिलियम है, कौन म्यूकर है। शारीरिक संरचना यदि आप डिटेल में सीख लोगे तब आपको पता चलेगी, ठीक है। सर उस जड़ को राइजोइड कहते हैं क्या? हाँ, इसके जड़ को राइजोइड कहते हैं। आशीष कुमार नहीं देगा पिक्चर बनाने। देखो बायोलॉजी के अंदर जो है ना, जो बच्चा पिक्चर अच्छे से बना देता है उसका नंबर नहीं कटते होगा। पिक्चर के द्वारा किसी चीज को एक्सप्रेस करना काफी आसान होता है। बहुत सारे बच्चे जो है बायोलॉजी में पिक्चर बनाने से डरते हैं। जब तक आप पिक्चर नहीं बनाओगे, पिक्चर के डिटेल्स को नहीं समझोगे, आप थ्योरी नहीं समझ पाओगे बउआ, क्योंकि पूरा का पूरा बायोलॉजी जो है वो पिक्चर पर ही आधारित है। तो पिक्चर को प्रैक्टिस करना शुरू करिए। पिक्चर आपसे नहीं बनती है तो उसे बार बार बनाइए और पिक्चर्स के द्वारा आप सीखने का प्रयास करिए कि पिक्चर के द्वारा सर ने क्या समझाया है। अगर चीजों को आप पिक्चर के द्वारा समझ गए, फ्लो चार्ट में समझ गए, तो वो जीवन भर याद रहेगा। लेकिन यदि आप सिर्फ जो है पैराग्राफ को पढ़ते गए, उसको जो है रटते चले गए, वो चीजें जो है ज्यादा दिनों तक आपके मस्तिष्क में नहीं रहेगी, आप भूल जाओगे बउआ, ठीक है। यही कारण है कि हम टाइम देते हैं पिक्चर पर। यही वजह है कि पिक्चर को हम खुद से बना के समझाते हैं। नहीं तो हम डायरेक्ट पिक्चर दिखा के भी आपको बता सकते हैं, चीज़ें याद नहीं रहेगी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया पिक्चर बनाने के लिए तो आप सीधा जो है कंप्लेन करोगे करण सर ने पिक्चर नहीं बताया था। तो वो चीज़ें मेरे साथ नहीं है, ठीक है। हम पिक्चर को बनाते हैं, समझाते हैं, हर एक संरचना को डिटेल में समझाते हैं बउआ। तो आपको भी प्रयास रहना चाहिए कि हर एक डिटेल को आप सावधानी से समझें,
ठीक है, पिक्चर क्लियर है, बायोलॉजी क्लियर है, सिंपल सी बात है। चलिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये बीजाणु थे, किसके बीजाणु थे? पेनिसिलियम का। इस बार पेनिसिलियम के बीजाणु को मौका मिला, पेनिसिलियम पनपने शुरू कर दिए। अब पेनिसिलियम, अब इसकी भी जीवन अवधि ज्यादा दिनों तक तो रहेगी नहीं। जब ये पेनिसिलियम जनन योग्य होगा तो ये बीजाणु बनाने शुरू करेंगे और इसका बीजाणु ऐसे गोल गोल बनता है, इसके सिरे पे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे करके बीजाणु का निर्माण करता है। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे करके बीजाणु का निर्माण करता है। ठीक है, एक के ऊपर एक, इस तरीके से इसके ऊपर बीजाणु बनने क्या हो गए? शुरू हो गए। इस तरीके से बीजाणु बनने क्या हो गए? शुरू हो गए। क्या इतनी बातें क्लियर है? अब देखो, पिछले बार जो बीजाणु बना था वो बीजाणु धानी के अंदर बना था, लेकिन इस बार बीजाणु धानी के अंदर नहीं बना है। पेनिसिलियम में बीजाणु एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बनते हैं और बीजाणु हमेशा एक कोशिकीय होते हैं और मजबूत कठोर सुरक्षात्मक आवरण से घिरे हुए होते हैं। तो ये बीजाणु है। ठीक है, अब इस पेनिसिलियम का जो बीजाणु है ना, इसका स्पेशल नाम दिया गया। पेनिसिलियम के बीजाणु को कहा जाता है कोनिडिया। ये पेनिसिलियम का बीजाणु है, ठीक है, जिसको हम स्पोर कहेंगे। और इस स्पोर, ये भी जो स्पोर है ये अचलनशील है, अचलनशील है। ठीक है, यानी अचल बीजाणु है और इसको हम क्या बोलते हैं? कोनिडिया बोलते हैं। तो क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड में पूछा जा चुका है कि बताइए कोनिडिया का निर्माण किस में होता है? कोनिडिया का निर्माण किस में होता है? तो पेनिसिलियम में होता है। कोनिडिया का निर्माण किस में होता है? तो पेनिसिलियम में होता है। कोनिडिया पेनिसिलियम में बनते हैं। क्या बात क्लियर है? कोनिडिया, हाँ, और यहाँ पर जो कोनिडिया की लंबी श्रृंखला देखने को मिल रही है इसे हम कोनिडियोफोर कहते हैं। इसको हम कोनिडियोफोर कहते हैं। इसे हम कोनिडियोफोर कहते हैं। कोनिडिया की जो लंबी श्रृंखला है इसे हम कोनिडियोफोर कहते हैं। पिछली बार क्या हुआ था? जो स्पोरेंजियम था यानी बीजाणुधानी था, उसके अंदर बीजाणु बना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बीजाणु की श्रृंखला बनी जिसे हम कोनिडियोफोर कहे, और हर एक बीजाणु जो कि अचल बीजाणु है इसे हमने क्या कहा? कोनिडिया कहा। ठीक है, तो कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, पेनिसिलियम में होता है। तो यहां पर हम समझ लिए पेनिसिलियम में किस तरीके से बीजाणु जनन हुआ। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? तो आगे बढ़े। अच्छा, नाम लिखना है, हाइपी वगैरह आप लोग बोल रहे हो तो चलिए लिख देते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? राइजोइड कहेंगे। इसे हम लोग राइजोइड कहेंगे। ठीक है, इसे हम लोग जो है राइजोइड कहेंगे। यहाँ पर जो है ये जो है इसका हाइफी है जी बुआ, ये हाइफी है। बाकी ऊपर में कोनिडियोस्पोर और हर एक कोनिडियोफोर के अंदर में जो स्पोर है उसे हम कोनिडिया कह रहे हैं। इतनी बातें क्लियर है? हाँ, नीचे वाले को बोलते हैं, ठीक है, एस्टोलिन हो जाएगा। ये बीच वाला जो है एस्टोलिन हो जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया बुआ, इसका मतलब आप लोग मन लगा के पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए, पेनिसिलियम, अब यहाँ पर दो चीजें हमने सीख लिया। राइजोपस जो कि कवक है, इसमें किस तरीके से बीजाणु जनन हुआ। पेनिसिलियम जो अगेन कवक है, इसमें किस तरीके से बीजाणु जनन हुआ। ये भी क्या है वो? कवक है, फंजाई है, फंगस है, और इसमें किस तरीके से बीजाणु जनन हुआ, ये चीजें हमने समझ लिया। क्या आगे बढ़े? ठीक है, राइजोपस के बीजाणु को हमने ओइडिया कहा, वहीं इसके बीजाणु यानी पेनिसिलियम के बीजाणु को हमने कोनिडिया कहा। सुनने टाइम हेजिटेशन हो जाती है तो बउआ आप घर पे किसी को ना, अगर ऐसा होता है कि आपको जो है हेजिटेशन होती है, डर महसूस होता है, एंजाइटी महसूस होती है, तो घर में किसी बच्चे की कोई व्यक्ति को पकड़िए और उन्हें पहले सुनाइए। आप याद करिए, उन्हें सुनाइए, याद करिए, उन्हें सुनाइए। आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और जब सर पूछेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बुआ, तो नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल लेकर चलते हैं किसका, तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लाइक क्या कि ये जो पेनिसिलियम आपने देखा है ना बुआ, पेनिसिलियम, इसका पूरा नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। और आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का सबसे पहला प्रतिजैविक जो दवा बनाई गई थी, प्रतिजैविक दवा या औषधि कह सकते हो, प्रतिजैविक औषधि, जिसको आप अंग्रेजी में एंटीबायोटिक मेडिसिन कहते हो। क्या कहते हो? एंटीबायोटिक मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स भी कह सकते हो आप, सिंपली एंटीबायोटिक्स। तो दुनिया का सबसे पहला प्रतिजैविक औषधि या एंटीबायोटिक्स मेडिसिन की जो प्राप्ति हुई थी, की प्राप्ति पेनिसिलियम से हुई थी। पेनिसिलियम नोटेटम, पूरा नाम लिख दिया, नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम नामक। अब पेनिसिलियम नोटेटम क्या है? तो यह एक क्या है? कवक है या फुफुंद है। कवक को फुफुंद भी कहते हैं या फिर इसे कहते हैं फंगस से हुआ था। यानी कि ये जो हम एंटीबायोटिक मेडिसिन खाते हैं ना,
हुआ था। ये जो हम एंटीबायोटिक मेडिसिन खाते हैं ना, तो सबसे पहला एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है इसकी प्राप्ति पेनिसिलियम नोटेटम नाम के कवक से किया गया था और उस एंटीबायोटिक मेडिसिन का नाम है पेनिसिलिन। क्या नाम है? पेनिसिलिन। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं पहला प्रतिजैविक दवा जो है, दवा का नाम क्या है? पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन है। ठीक है, पेनिसिलिन। तो ये पेनिसिलिन जो है ये उस रसायन का नाम है जिसकी प्राप्ति पेनिसिलियम नोटेटम से किया गया और इसके बारे में पता चला कि इसका उपयोग प्रतिजैविक दवा के रूप में किया जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं पेनिसिलिन दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसकी प्राप्ति पेनिसिलियम नोटेटम से किया गया था। और इसको जो प्राप्त किया था, इसकी प्राप्ति अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये व्यक्ति का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या वैज्ञानिक कह सकते हो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। क्या इतनी चीजें याद रहेगी? 3 चीजें हमने बताई यहाँ पे। ठीक है, 3 तरह से क्वेश्चन पूछेंगे कि पहला चीज ये है कि बताइए दुनिया का सबसे पहला प्रतिजैविक दवा कौन सा है? तो आप आंसर करोगे पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की प्राप्ति किससे किया गया था? पेनिसिलियम नोटेटम से। पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन की प्राप्ति किसने किया था? पहली बार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आपको याद होना चाहिए। कर्मवीर कुमार, अगर ऑफलाइन में नहीं लिखा है तो आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट पेनिसिलियम के बारे में, पेनिसिलिन के बारे में समझा, पेनिसिलियम समझा, राइजोपस समझा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट और आखिरी एग्जांपल बीजाणुजनन का लेंगे, वो होगा क्लेमाइडोमोनास। क्या होगा? क्लेमाइडोमोनास, यानी यह एक शैवाल है। क्लेमाइडोमोनास क्या है? यह शैवाल है और इसकी जो संरचना है वो लगभग, इसकी संरचना ये लगभग जो है क्लेमाइडोमोनास, आशीष कुमार, हाँ, तो स्पोर फॉर्मेशन इस क्लेमाइडोमोनास में हम लोग पढ़ेंगे। क्लेमाइडोमोनास में किस तरीके से बीजाणु जनन होता है उसको समझेंगे। क्लेमाइडोमोनास का जो शरीर है वो कुछ इस तरीके से ताबीज जैसा होता है। वो इस तरीके से क्या होता है? ताबीज जैसा होता है। पीछे में क्या है? पूंछ है, बीच में एक जो है केंद्रक मिलेगा, केंद्रक के अंदर जो है डीएनए मिलेगा और आप कह सकते हो कि कुछ इस तरीके से आपकी संरचना देखने को मिलेगी। ये है क्लेमाइडोमोनास नामक शैवाल, जो कि एक कोशिकीय शैवाल है, ठीक है। तो शुरुआत में बच्चा बोल रहा था सर कि सभी एक कोशिकीय जीव में द्विविखंडन होता है, बहुविखंडन होता है। नहीं होगा, सभी एक कोशिकीय जीवों में विखंडन नहीं होती है। विखंडन आपको अमीबा में, पैरामीशियम इत्यादि में देखने को मिलता है। ये शैवाल है, शैवाल में आपको जो है विषाणु जनन देखने को मिलता है या तो लैंगिक जनन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर विषाणु जनन के द्वारा लैंगिक जनन इसमें होगा। आशीष कुमार, एक क्वेश्चन है, पूछ लीजिए बउआ, क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। रहीश सिंह, बोलिए बउआ, कुछ बात है? चलिए, जब तक वो क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसको खाली कर देते हैं ताकि चीज़ें आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए। होगा क्या कि ये जो अंदर केंद्रक देख रहे हो, केंद्र के अंदर डीएनए देख रहे हो, लगातार समसूत्री विभाजन, ध्यान रखना है। अलैंगिक जनन की विशेषता ये है कि जब भी जनन होगा और या फिर जनक कोई भी संरचना बनेगा तो वो समसूत्री विभाजन के द्वारा ही बनेगा। अलैंगिक जनन की ये विशेषता है। ठीक है, अब ये जो केंद्रक है ये 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से जो है 4 हो जाएगा, 4 से जो है 8 हो जाएगा और ऐसे करके जो है ये लगातार अपनी जनसंख्या को क्या करते जाएंगे? बढ़ाते जाएंगे। और अंदर में ही देखो इसके ऊपर कवर चढ़ जाएंगे और एकदम छोटा सा जो है क्लेमाइडोमोनास बन जाएगा। इसी के अंदर ही कवर चढ़ जाएंगे, छोटा सा क्लेमाइडोमोनास बन जाएगा। इसी के अंदर कवर चढ़ जाएगा, छोटा सा क्लेमाइडोमोनास बन जाएगा। इसी के ऊपर कवर चढ़ जाएगा और इस तरीके से अंदर में एकदम छोटा छोटा जो है क्लेमाइडोमोनास बन गया, जो कि क्लेमाइडोमोनास का बीजाणु है। क्लेमाइडोमोनास का बीजाणु है और अंदर में क्लेमाइडोमोनास का बीजाणु है। ठीक है, चलिए, और अंदर में क्या हुआ कि इस तरीके से क्या होगा कि ये फटेगा, इस तरीके से ये क्या होगा? फटेगा। और फटने के बाद क्या देखने को मिलेगा कि अंदर से बहुत सारा जो विषाणु है, ये विषाणु जिसके पास पूंछ भी है बउआ, ध्यान देना है, इसके पास क्या है? पूंछ भी है। ये बाहर रिलीज हो जाएंगे, बाहर जो है मोचित हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे जो है क्लेमाइडोमोनास के विषाणु जो है बाहर निकल जाएंगे। चूंकि इसके पास फ्लैजिला है, पूंछ है इसके पास, ठीक है, पूंछ है, तो पूंछ युक्त बीजाणु को हम चल बीजाणु बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैसा बीजाणु है? चल बीजाणु है। ये कैसा बीजाणु है? चल
चल बीजाणु, जिसे हम क्या कहते हैं, जूस्पोर कहते हैं। दोनों शब्द याद रखना है। चल बीजाणु का निर्माण किसमें होता है, क्लेमाइडोमोनास में। क्लेमाइडोमोनास क्या है, वह एक कोशिकीय शैवाल है। क्लेमाइडोमोनास क्या है, एक कोशिकीय शैवाल है। इस तरीके से क्या हुआ कि जनक के शरीर के अंदर ही, जनक के शरीर के अंदर ही बहुत सारे, जनक के शरीर के अंदर ही बहुत सारे बीजाणु का निर्माण हुआ, और उस बीजाणु को हमने क्या बोला, चल बीजाणु या फिर जूस्पोर बोला। क्या इतनी बातें क्लियर है? चल बीजाणु या फिर क्या बोला हमने, जूस्पोर बोला। क्या इतनी बातें क्लियर है? तो आप बता दीजिए ओइडिया का निर्माण किसमें होता है, ओइडिया का निर्माण किसमें होता है, कमेंट में आंसर करेंगे। फिर आंसर करेंगे कोनिडिया किसमें बनता है, और चल बीजाणु यानी जूस्पोर किसमें बनते हैं। ठीक है, जल्दी करेंगे वो। साधना ने आंसर किया है राइजोपस, प्रेशी कुमारी जूस्पोर, क्लेमाइडोमोनास। बहुत बढ़िया, ओके चलिए ठीक है। ऊपर एक क्वेश्चन को ही पूछ रहे थे, क्या नाम है आपका, देखने भेज दीजिए। आशीष कुमार, आशीष कुमार आपने क्वेश्चन पूछा है कि कोनिडिया, क्या क्वेश्चन आपने पूछा था, ये पेनिसिलिन का खोज कब हुआ था, ये पूछ रहे थे क्या आप? बार बार जो है ऊपर चला जा रहा है कमेंट। पेनिसिलिन का खोज कब हुआ था ये पूछ रहे थे आप, तो लिख देते हैं, हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, 1928 में किया था वो। पेनिसिलिन की खोज 1928 ईस्वी में हुआ था। एक लाइन और बढ़ गया आपका, एक एमसीक्यू और बढ़ गया। ठीक है, आशीष कुमार ने क्वेश्चन पूछा तो एक नॉलेज और भी बढ़ गई आपकी, 1928। ठीक है, हाँ वो चलते हैं आगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आप समझ गए कि क्लेमाइडोमोनास जो है ये क्या बनाता है, चल बीजाणु बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा राइजोपस में कैसे बीजाणु जनन होता है, पेनिसिलियम में कैसे बीजाणु जनन होता है, इसके अलावा क्लेमाइडोमोनास में कैसे बीजाणु जनन होता है, ये आप समझ गए। तो और आगे चलते हैं। यहाँ पर 2 एग्जांपल हमने कवक का लिया था, और सबसे ज्यादा बीजाणु जनन कवक में ही देखने को मिलते हैं, उसके बाद आपको शैवाल और दूसरे जीवों में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि सर जी ये चल बीजाणु और अचल बीजाणु क्या होता है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि ओइडिया के नीचे हमने लिखा होगा, कोनिडिया के नीचे हमने लिखा होगा कि सर जी एक जो है ये अचल बीजाणु है, यानी अचलनशील बीजाणु है, और चल बीजाणु में हमने लिखा क्या, ये चलनशील बीजाणु है। देखिए इसके पास है क्या, ये ध्यान से समझिए, इसके पास है क्या, तो इसके पास है पूंछ, और ये जो पूंछ है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजिला या कशाभिक बोलते हैं। इसको आप कशाभिका कहिए, कशाभिक कहिए, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। और चूंकि शैवाल है तो ये जल में रहेगा, और इसके बीजाणु जल में बनेंगे, और इसके बीजाणु जो है तैरकर जल में एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं इसे चल बीजाणु, यानी चलनशील बीजाणु है ये, चलनशील बीजाणु है ये, चलनशील बीजाणु है ये। बात क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? चलिए, मिथुन कुमार 1928, बहुत बढ़िया बुआ। चलिए आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। चल बीजाणु तथा अचल बीजाणु के बीच में अंतर क्या है। देखिए चल बीजाणु क्या होगा, तो जो चल सकता है, जो बीजाणु एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, जिसके पास चलनशील अंग होगा, जिसके पास फ्लैजिला होगा, उसे चल बीजाणु कहेंगे। जो नहीं जा सकते, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, इसे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए वायु, जल या फिर किसी जंतु की जरूरत पड़ेगी, किसी वाहक की जरूरत पड़ेगी, तो उसे हम कहेंगे क्या कि उसमें जो है रुक रहा है क्या वीडियो, हाँ तो देख लीजिए। चल बीजाणु क्या है, ये गतिशील होते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। अचल बीजाणु ये अगतिशील होते हैं, ये एक जगह से दूसरे जगह स्वयं नहीं जा सकते। इसमें चलनशील कोई भी अंग जैसे सीलिया और फ्लैजिला देखने को मिलता है। चल बीजाणु में कशाभ या फ्लैजिला देखने को मिलता है, लेकिन अचल बीजाणु में आपको ये संरचनाएं देखने को नहीं मिलते हैं। कशाभिक, फ्लैजिला, सीलिया ये सब देखने को नहीं मिलते हैं। चल बीजाणु की जो दीवार होती है ना, पतला होता है, इसके बाहर कठोर आवरण देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अचल बीजाणु का दीवार मोटा होता है, इसके ऊपर कठोर आवरण देखने को मिलता है। चल बीजाणु बना था शैवाल में, तो ये पानी में तैरकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, फैल सकते हैं। लेकिन अचल बीजाणु को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वाहक की जरूरत पड़ेगी, हवा की, जल की या अन्य कोई
कोई माध्यम की जरूरत पड़ेगी जिसके द्वारा ये एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। प्रायः जलीय जीवों में चल बीजाणु का निर्माण होता है, शैवालों में चल बीजाणु का निर्माण होता है, लेकिन यहां पर सामान्यतः कवकों में आपको, स्थलीय जीवों में आपको जो है अचल बीजाणु देखने को मिलते हैं। क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, ये दोनों जो है शैवाल हैं। क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स ये दोनों शैवाल हैं, जल में रहते हैं और दोनों में चल बीजाणु का निर्माण होता है। वहीं राइजोपस, म्यूकर और पेनिसिलियम की बात करें, पेनिसिलियम की बात करें तो इनके द्वारा जो बनाया गया स्पोर होगा, बीजाणु होगा, उसमें चलनशीलता नहीं पाई जाती है, चलने योग्य कोई अंग नहीं पाया जाता है और ये सामान्यतः स्थलीय होते हैं। ये सामान्यतः क्या होते हैं? स्थलीय होते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर है? 2 नंबर में क्वेश्चन आपका बोर्ड पूछ रखा है कि चल बीजाणु और अचल बीजाणु में क्या बताइए, अंतर बताइए। क्या इतनी चीजें क्लियर है तो आगे बढ़े? क्या इतनी चीजें क्लियर है तो आगे बढ़े? एप्लेनोस्पोर, आशीष कुमार चिल, एप्लेनोस्पोर बोलते हैं अचल बीजाणु को, एप्लेनोस्पोर बोलते हैं, चल बीजाणु को जूओस्पोर बोलते हैं। क्या इतनी चीजें क्लियर है? बहुत बढ़िया बाबू, सभी लोगों का क्लियर हो गया। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें क्लास खत्म करने की। क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। चलिए, तो यहां पर आपका बीजाणु जनन कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले आपने समझा बीजाणु जनन क्या होता है, एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने समझा बीजाणु जनन क्या होता है, बीजाणु जनन के बारे में आपने चीजों को समझा, बीजाणु जनन का आपने एग्जाम्पल देखा। उसके बाद फिर हम यहाँ पर कंटेंट को समझाया कि ये बीजाणु क्या है, बीजाणु कहाँ से आते हैं, किस तरीके के होते हैं, ये चीजों को हमने समझाया। हमने कुछ स्थितियां समझाया कि ये स्थिति में आपको बीजाणु जनन द्वारा जो है जीव जनन करते हुए देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो है राइजोपस पनप रहा है और इसके ऊपर जो है आप देख रहे हो पेनिसिलियम पनप रहा है, ठीक है। फिर हमने राइजोपस में किस तरीके से बीजाणु जनन होता है इसे समझाया। फिर हमने समझाया कि पेनिसिलियम में किस तरीके से बीजाणु जनन होता है इसे समझाया। उसके बाद फिर हमने पेनिसिलियम से रिलेटेड थोड़ा सा बढ़ चढ़ के बात कर लिया, एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पे बात किया। उसके बाद क्लेमाइडोमोनास जो कि शैवाल है, किस तरीके से इसमें चल बीजाणु या बीजाणु जनन होता है, बीजाणु जनन बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, चल बीजाणु बनते हैं, उस पर डिस्कशन किया। और अंत में हमने डिस्कशन किया कि चल बीजाणु और अचल बीजाणु के बीच में क्या अंतर होता है, यानी डिफरेंसेस बिटवीन जूओस्पोर्स एंड एप्लेनोस्पोर। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? राजेश, क्या क्या नाम आप लोग डाले हुए हो, ठीक है, हमें पढ़ा भी नहीं जाता है। सोनी कुमारी, चलिए ठीक है बुआ, प्रेशी कुमारी, राजेश कुमार, सोनी कुमारी, रजनीश, ओके, आरुष, सोनी, मिथुन, बहुत सारे बच्चे हैं, सौरभ कुमार, बहुत बढ़िया बुआ। चलते हैं आगे। तो इतनी चीजें क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जंप आउट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा क्या? पुनर्जनन, जिसे हम पुनरुद्ध भवन भी कहेंगे। छोटा सा टॉपिक है, कवर कर ही लेते हैं इसको, फिर जाकर हम अगले क्लास में आगे की चीजों को समझेंगे, ठीक है। पुनर्जनन क्या होता है? पुनरुद्ध भवन भी इसे कहा जाता है, पुनर्जनन भी कहते हैं, पुनरुद्ध भवन भी कहते हैं, पुनर्जनन भी कहते हैं, पुनरुद्ध भवन भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम समझेंगे। रीजनरेशन स्टार्ट होगा, बिल्कुल वो चांदनी कुमारी, रीजनरेशन। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन बना दिया गया है कि सर जी पुनर्जनन विधि द्वारा लैंगिक जनन की क्या करनी है, व्याख्या करनी है। 2 नंबर में भी क्वेश्चन आए तब भी बन जाएगा आपसे, 5 नंबर में क्वेश्चन आए तब भी बन जाएगा आपसे, ठीक है। और हर एक टॉपिक में मेरा प्रयास रहता है कि क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछे या 5 नंबर का पूछे, हर एक तरह के क्वेश्चन हर टॉपिक से अगर पूछे जाते हैं तो आप बनाने में सक्षम होगा, ठीक है। और इतनी कंटेंट आपने देखी है, ओके। आगे चलते हैं तो रीजनरेशन को समझते हैं, ठीक है। रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन का मतलब पुनर्जनन, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी है पुनरुद्ध भवन भी कहते हैं, तो आप कहीं पे हो तो लिख लीजिएगा। पुनर्जनन का दूसरा नाम है पुनरुद्ध भवन। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि पुनर्जनन से आप क्या समझते हो, या फिर कभी कभी पूछ देते हैं पुनरुद्ध भवन से आप क्या समझते हो। पुनर्जनन का मतलब है कि कोई चीज पहले था, ठीक है, और किसी वजह से क्या हुआ कि वो चीज खो गई और उसका पुनः निर्माण करना पड़ रहा है, तो बोलेंगे पुनर्जनन या फिर पुनरुद्ध भवन। तो पुनः जन्म लेना या पुनः निर्माण होना, पुनः बनने की प्रक्रिया को हम पुनर्जनन कहते हैं। मान के चलते हैं कि एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया, उसका हड्डी टूट गया, ठीक है, डॉक्टर ने एक्सरे किया, हड्डी दिखा कि ये टूटा हुआ है, ठीक है, तो हड्डी जो है बीच से टूटा हुआ है, अलग है। फिर क्या करता है डॉक्टर, उसके ऊपर पट्टी डाल देता है, ठीक है, हड्डी को अच्छे से बिठा के पट्टी डाल देता है। फिर क्या होता है कि हड्डी के जो उत्तक है वो फिर से रीजनरेट करते हैं, कोशिका विभाजन होता है और वो जुड़ जाते हैं, ठीक है, हड्डी फिर से क्या हो जाती है, तो पहले जुड़ा हुआ था, टूटा और फिर हड्डी जुड़ा, तो इसे क्या बोलेंगे अब? रीजनरेशन या फिर पुनरुद्ध भवन या पुनर्जनन। सर नेक्स्ट डे, हाँ वही 7 या 7:15 में ही क्लास स्टार्ट होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा। हाँ, बॉडी रिपेयरिंग की प्रक्रिया होती है, बिल्कुल
चलिए, तो पुनर्जनन जो है बेसिकली वो जो है बॉडी रिपेयरिंग की प्रक्रिया है। जस्ट लाइक आप यहाँ पर अगर एग्जांपल को समझना चाहो तो आप यहाँ पर समझ लीजिए पुनर्जनन क्या चीज़ है। देखो बउआ, एक कोई आदमी है या बच्चा है, उसको चोट लग गई। क्या लग गई? चोट लग गई, घुटने के ऊपर चलते हुए या खेलते हुए गिर गया, इससे चोट लग गई। ठीक है, तो यहाँ के जो उत्तक है, यहाँ की जो मांसपेशियां हैं, जो सॉफ्ट टिश्यूज है, वो डैमेज हुए, रेडनेस आ गई, यहाँ पर जो है सूजन आना शुरू हुआ। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने क्या किया? पट्टी वट्टी कर दिया, कुछ इस तरीके से पट्टी वट्टी कर दिया। कुछ दिनों में क्या होगा, वो जो क्षतिग्रस्त हुआ था उत्तक, जहां पे डैमेज हुए थे, ये खुद को पुनः रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, यहां पर रिपेयर करने का प्रोसेस चलेगा, फिर से जो है हम मरम्मत करने का प्रोसेस चलेगा। जो डैमेज हुआ है उसे रिपेयर कर लिया जाएगा, फिर जब ये पट्टी हटाया जाएगा तो ये बच्चा पूरी तरीके से ठीक होगा। यानी कि पहले उत्तक सही थे, चोट लगा, उत्तक क्षतिग्रस्त हुए, और उसके बाद फिर क्या देखने को मिला कि फिर उत्तक फिर से रिपेयरिंग हो गई, उसका मरम्मत हो गया, फिर से बन गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? बिल्कुल पीडीएफ भेज देंगे वो। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? पुनर्जनन या फिर रीजनरेशन। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर डैमेज हुआ है, क्षतिग्रस्त हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो टिश्यू है जो डैमेज हुआ, और ये टिश्यू को रिपेयर हो सके इसके लिए हमने बैंडेज पट्टी कर दिया, कुछ मेडिसिन हो सके तो चलेगा। और उसके बाद फिर यहाँ की कोशिकाएं जो डैमेज हुई है रिपेयर होगा, कुछ दिनों में ये क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल इधर से समझते हैं। आपने कभी छिपकली को देखा होगा। ठीक है, यहाँ छिपकली देख रहे हो आप, आपने छिपकली को देखा होगा। सबने कभी ना कभी छिपकली को मारने का प्रयास जरूर किया होगा। ठीक है, और जब भी आप छिपकली को मारते हो, जब भी आप छिपकली को क्या करते हो? मारते हो, तो आप ऐसा कंडीशन देखते हो कि ये अपना जो पुछिया है, ये पुछिया इसका टूट जाता है। ठीक है, जब आप पीटते हो, मारते हो, तो इसका पूंछ क्या हो जाता है? टूट जाता है। जब इसका पूंछ टूटता है, ये शरीर लेकर भाग जाता है, पूंछ आपके सामने छोड़ देता है। आपको लगता है पीटने की वजह से, मारने की वजह से इसका पूंछ टूटा है, आप रिग्रेट करने लगते हो, आपको खराब महसूस होने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, वो जान बचाने के लिए पूंछ को स्वयं छोड़ता है। जान बचाने के लिए पुलिस पूंछ को क्या करता है? स्वयं छोड़ता है। क्यों छोड़ता है पूंछ को स्वयं? देखिए, क्योंकि इसको पता है कि हमारा जो पूंछ है ना, इसमें पुनर्जनन की क्षमता, रीजनरेशन की क्षमता बहुत अत्यधिक है। अगर हम पूंछ छोड़ देते हैं तो नए पूंछ का पुनः निर्माण हो जाएगा, लेकिन दूसरे जो अंग है उसमें रीजनरेशन की प्रोसेस धीमी चलेगी, और जिसके कारण हो सकता है हमारी मृत्यु हो जाए, या फिर दूसरे अंग यदि जो है डैमेज होते हैं तो हो सकता है उसका जो है रिपेयरेशन ना हो पाए, या फिर कह सकते हो वो अगर इसका हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, वो फिर से नहीं बनेगा। लेकिन इसका पूंछ को बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं, इसमें पुनर्जनन की काफी क्षमता है, इसलिए पूंछ छोड़कर चला गया। कुछ दिनों के बाद आप क्या देखते हो? ये पूंछ जो है टूट गया था, फिर धीरे धीरे पूंछ जो है बढ़ना शुरू किया, और जो पहले था नॉर्मल पहले जैसा पूंछ का क्या हो गया? निर्माण हो गया। इस तरीके से पुनर्जनन कहीं ना कहीं इसके जीवन को बचा लिया। अगर ये पूंछ बचाने के चक्कर में रहता तो ये कहीं ना कहीं आपके डंडे से पिटाई खा लेता, ये वहीं मर जाता, लेकिन इसने आपको डाइवर्ट किया, इसने अपने पूंछ को छोड़ दिया ताकि आपका ध्यान पूंछ पे केंद्रित हो जाए, शरीर लेकर ये भाग गया। ठीक है, देखो, तो इसमें पुनः पूंछ जो बना, ये रीजनरेशन के कारण बना। अब आप बोलोगे सर, यहाँ टिश्यू डैमेज हो रहा है, हमारा जो है शरीर में डैमेज हुआ, शरीर फिर से बना, शरीर रिपेयर हो गया, हमारा बीमारी ठीक हो गया, तो इसमें जनन कहाँ हो रहा है? इसमें जनसंख्या कहाँ बढ़ रही है? जब तक जनसंख्या नहीं बढ़ेगी तो हम जनन कहाँ कहेंगे इसे? यहाँ भी तो जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। पूंछ छूट गया, पूंछ ने शरीर का थोड़ी निर्माण किया, पूंछ तो इधर उधर रह गया, सूख करके खत्म हो गया, लेकिन शरीर ने पूंछ का निर्माण किया। इसका मतलब रीजनरेशन हुआ। पहले भी ये छिपकली एक ही था, और बाद में भी छिपकली की संख्या कितनी है? एक ही है। ठीक है, तो पुनर्जनन बेसिकली जो है शरीर की मरम्मत की एक प्रक्रिया होती है, लेकिन कुछ जीवों में पुनर्जनन के कारण, शरीर के मरम्मत होने के कारण जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है। कुछ जीवों में जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है, सभी में देखने को नहीं मिलती है। जरा एक बार देख लेते हैं क्या लिखा गया है। देखिए बाबा, लिखा गया कि पुनर्जनन वह विधि है जिसमें किसी एक जीव का कटा हुआ भाग कोशिका विभाजन करता है, समसूत्री विभाजन करता है, और इसके द्वारा नए पूर्ण जीव का क्या कर लेता है? निर्माण कर लेता है। अगर कोई जीव है और उस जीव का शरीर टूटा फूटा डैमेज हुआ, और वो टूटा हुआ हिस्सा जो है पूरे शरीर का निर्माण कर ले, इस तरीके से यदि जीव की जनसंख्या बढ़ जाए तो हम कहेंगे कि कुछ जीवों में पुनर्जनन जो है, ये पुनर्जनन जो है जनन का एक तरीका है। जैसे हम पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सा जीव है जिसमें मनुष्यों में पुनर्जनन के द्वारा जनसंख्या वृद्धि। हमारे शरीर का रिपेयरेशन होता है, हमारे शरीर की मरम्मत की प्रक्रिया चलती है, हमारा शरीर टूटता फूटता है तो वो फिर से जो है रीजनरेट हो जाता है, तो हमारी जनसंख्या नहीं बढ़ती। ठीक है, छिपकली में पूंछ जो बना था उसमें जनसंख्या, पूंछ खत्म हो गया, सिर्फ छिपकली ने पूंछ का नया निर्माण किया। ठीक है, तो पहले भी छिपकली है, बाद में भी छिपकली है, जनसंख्या नहीं बढ़ी। ठीक है, कुछ जीवों में जनसंख्या बढ़ती है। जैसे मोस्ट वांटेड
कह सकते हो कि एग्जाम्पल होगा रीजनरेशन का, कि रीजनरेशन के द्वारा जनसंख्या वृद्धि किसमें देखने को मिलती है, तो प्लान एरिया। और कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द केस में जो है आपके सवाल में जो क्वेश्चन हो, आपके सवाल में जो ऑप्शंस होते हैं वो यही डाला होगा। रीजनरेशन में मोस्ट ऑफ द केस में आंसर जो है प्लान एरिया ही होगा, जो कि बहुकोशिकीय उत्तक स्तरीय का जीव है। और ये जीव जो है, ये जीव की कोशिकाओं में पुनर्जन्म की क्षमता काफी अत्यधिक होती है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक प्लानेरिया है, इस जगह पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक प्लानेरिया है, इसका शरीर जो है खंडों में क्या हो गया, टूट गया, और हर एक खंड ने खोए हुए हिस्से का निर्माण करके नया प्लानेरिया का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। तो 3 खंड में टूटा था, 3 प्लानेरिया का जन्म हो गया। ठीक है, अगर ऐसे ही 4 खंड में टूटता, 4 प्लानेरिया का जन्म हो जाता। इसको हम बना करके आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे बउआ, मान के चलते हैं कि ये जो है प्लानेरिया है, ये जो है इस तरीके से इसका बॉडी होता है, इसका सिर होता है, ठीक है, और उसके बाद फिर इस तरीके से इसका जो है सिर होता है, और उसके बाद फिर इसका मिडिल पार्ट होगा, इसका बीच वाला हिस्सा, और फिर पीछे में इसका क्या देखने को मिलेगा, पूंछ देखने को मिलेगा। ठीक है, पीछे में इसका क्या मिलेगा, पूंछ देखने को। तो इसका शरीर 3 खंडों में बटा ही होता है, कुछ इस तरीके से। ये हेड हो गया, यहाँ पर आंखें इसकी देखने को मिलेगी, और बीच से आप देखोगे, बीच से इसमें आपको जो है पतली सी धारी देखने को मिलेगा, ऐसे करके। ये स्वच्छ जलीय जंतु है वो, ये एक प्लानेरिया है। किसी वजह से क्या हुआ, इसका शरीर जो है टूट गया, इसका शरीर जो है एक से अधिक हिस्से में क्या हुआ, टूट गया। तो फिर से प्लानेरिया बनाते हैं, इस तरीके से हम प्लानेरिया को बना रहे हैं। इसका शरीर जो है एक से अधिक हिस्से में क्या हो गया, टूट गया। अब हर बार एक जैसा तो बनेगा नहीं, ये चीज़ आप भी जानते हो, तो हम स्केच लिया, ऐसे करके बना दिए। इसका शरीर एक से अधिक हिस्से में क्या हुआ, टूट गया है। कैसे टूटा, जरा ये बात को समझिए। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर हुआ क्या कि ये जल में है, जल में रहने वाला ये छोटा सा जंतु है। अब आपको पता है कि हर जगह सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट चलता है। इसका मतलब जो ताकतवर जीव होगा वो कम ताकतवर जीव को जो है खा जाएंगे, उसको खत्म कर देंगे। तो इससे बड़ा जो जीव जंतु होगा इस पे अटैक करेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, इसका शरीर जो है मान के चलो कि 3 खंडों में क्या हो गया, टूट गया। अब ये खंड कौन कौन से, 3 खंड में टूटा। इसका शरीर जो है कितने खंडों में टूट गया, 3 खंडों में टूट गया। सिर अलग हो गया, सिर अलग हो गया, ठीक है, इस तरीके से। इसका जो पेट था उधर था, अलग हो गया, और इसका पूंछ जो था अलग हो गया, और तीनों जल में इधर उधर बिखर गए। तीनों जल में इधर उधर क्या हो गए, बिखर गए। ठीक है, तीनों जल में इधर उधर बिखर गए। क्या देखने को मिला कि सिर ने क्या खोया, तो सिर ने खोया 3 चीजें। अब देखो 2 चीजें, अब इसको जरा सा हम नॉमिनेट कर देते हैं, तो चीजें आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगी, बेहतर से समझ में आएगा। देखो, तो ये इसका जो है सिर है, ये इसका क्या है, सिर है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। ठीक है, ये बीच वाला जो हिस्सा है ना, इसको उदर बोलते हैं, इसको उदर बोलते हैं, या फिर इसे हम लोग एब्डोमेन कहते हैं। उदर कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, एब्डोमेन कहते हैं। उदर या फिर एब्डोमेन कहते हैं। और ये पीछे वाला जो हिस्सा है इसे हम पूंछ कहते हैं, पूंछ या फिर टेल कहते हैं, पूंछ या फिर क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। इसका शरीर 3 हिस्से में बटा हुआ है, और जब शरीर टूटा तो 3 हिस्से में टूटा। ये सिर है, ये उदर है, और ये पूंछ है। अब हमको ये बता देना है कि जब इसके साथ दुर्घटना घटी तो सिर ने क्या खोया, सिर ने क्या खोया। तो सिर अलग जगह पे गिरा हुआ है, इसने मिडिल पार्ट यानी कि क्या कह सकते हो इसको, कि इसने उदर को खोया और पूंछ को खोया। उदर ने क्या खोया, उदर ने क्या खोया, सिर खोया और पूंछ खोया। पूंछ ने क्या खोया, तो पूंछ ने उदर खोया और सिर खोया। क्या इतनी बातें क्लियर है। और हर खोए हुए हिस्से का क्या कर लिया जाएगा, निर्माण कर लिया जाएगा। यहाँ पर देखो, तो सिर क्या करेगा, क्योंकि इनकी प्रत्येक कोशिका में पुनर्जनन की क्षमता काफी उच्च होती है। सिर क्या करेगा, सिर जो भी हिस्सा इसका खोया था ना, क्या क्या खोया था, तो सर जी सिर ने उदर खोया और पूंछ खोया। ये उदर भी बना लिया और पूंछ भी बना लिया, और इस तरीके से एक नए प्लानेरिया का क्या हो गया, निर्माण। जो बीच वाला भाग है इसने क्या खोया, उदर ने खोया सिर और पूंछ, ये सिर का भी निर्माण कर लेगा। ये जो है बीच वाला हिस्सा तो पहले से था इसके पास, और ये पूंछ का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। इस तरीके से एक नया प्लानेरिया का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ठीक है, अब इसने पूंछ ने क्या खोया, तो पूंछ ने खोया सर जी, पूंछ ने सिर खोया, सिर बना लेगा। उसके बाद फिर इसने जो है मिडिल पार्ट यानी एब्डोमेन खोया, ये बना लेगा। और पूंछ तो पहले से था ही इसके पास। ठीक है, और इस तरीके से आपने क्या देखा कि जब इसके साथ दुर्घटना घटी तो एक प्लानेरिया से 3 प्लानेरिया का क्या हो गया है, निर्माण हो गया। क्या यहाँ पर पुनर्जनन के कारण जनसंख्या बढ़ रही है, हाँ, पुनर्जनन के कारण यहाँ पर जनसंख्या बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। यह नया प्लानेरिया है। ठीक है, यह नया प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया, ये नया प्लेनेरिया है। ठीक है, ये भी क्या है, नया है, सिर ने बनाया है, नया है, ये नया प्लेनेरिया है। और ये भी क्या है, नया प्लेनेरिया है, नया प्लेनेरिया है। क्या इतनी बातें क्लियर है, क्या इतनी बातें क्लियर है। अब न्यू करता है रुकेश मेहता, बिल्कुल सही बोला आपने।
अब न्यू फॉलो करता है, लेकिन आगे जो रिप्रोडक्शन के चैप्टर्स हैं उसको समझाने के लिए रिप्रोडक्शन का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो चैप्टर 1 हटाने के बाद भी चैप्टर 1 को पढ़ना बहुत जरूरी है बउआ, तभी जाकर हम आगे के कंटेंट को समझा पाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंसेस, ये सारी चीज़ें तो आपको चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट से ही समझ में आने वाले हैं। तो इस चैप्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और अगर इग्नोर करते हैं तो चैप्टर जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको पढ़ाने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी, और उस समय हमें बताना ही पड़ेगा, तो अलग से ही क्यों ना बता दिया जाए, ठीक है। मधु यदुवंशी क्लियर है बउआ, राजा कुमार क्लियर है, करमवीर कुमार क्लियर है, ओके ठीक है बउआ। तो जो भी बच्चे ऐप पे जुड़े हुए हैं, क्या सबका क्लियर है? यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी, हम लोगों में पुनर्जनन होता है लेकिन जनसंख्या नहीं बढ़ती है, सिर्फ शरीर की मरम्मत होती है। लेकिन यहाँ पर शरीर का मरम्मत के कारण ही सर ने बाकी हिस्सों को मरम्मत करके बनाया और एक नया प्लानेरिया बन गया। वो उधर ने मरम्मत किया, सिर और पूछ बनाया, नया प्लानेरिया बन गया। पूछ ने मरम्मत किया और यहाँ पर नया प्लानेरिया, यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली, ठीक है। ये इसका विखंडित शरीर है। बातें क्लियर है क्या? इतनी बातें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है बउआ, ठीक है। और इसी तरह का घटना आपको जो है हाइड्रा में भी देखने को मिल जाता है। आप बोलोगे सर आपने हाइड्रा में मुकुलन बताया है, बिल्कुल सही बोला बउआ, हाइड्रा में मुकुलन ही होता है, लेकिन अगर इसके साथ कभी दुर्घटना घट जाए, प्लानेरिया वाला घटना कभी घट जाए इसके साथ, तो ये पुनर्जनन की भी क्षमता रखता है, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर के द्वारा नहीं बताएंगे, यहाँ पर जो पिक्चर दिया हुआ है बस यहीं से आपको चीज़ों को समझना होगा। समझिए बउआ, देखिए ये क्या है, तो ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा है, इसके साथ घटना घटी क्योंकि ये भी जल में रहता है, इसके शरीर के ऊपर अटैक हुआ, इसका शरीर जो है 2 खंडों में क्या हो गया, टूट गया। ऊपर वाला खंड ने जो खोया हुआ हिस्सा था, जो ऊपरी भाग था, उसने नीचे वाले भाग को खोया, नीचे वाले भाग को बना करके नया जो है हाइड्रा बना लिया, ठीक है। और नीचे वाले भाग ने ऊपर वाले को खोया था, ऊपर वाला हिस्सा बनाकर नया हाइड्रा का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया, नया हाइड्रा का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। और इस तरीके से हाइड्रा में भी आपको पुनर्जनन देखने को मिलती है। बेसिकली हाइड्रा मुकुलन विधि के द्वारा सामान्यतः जनन करती है, लेकिन इसके साथ दुर्घटना यदि घटती है तब जाकर, इसीलिए कहते हैं पुनर्जनन दुर्घटनामयी प्रक्रिया है। पुनर्जनन जो है दुर्घटना के बाद घटने वाली प्रक्रिया है, यह प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है। इसमें 2 हाइड्रा बनेगा, बिल्कुल बउआ आरुष कुमार, 2 हाइड्रा यहाँ बना है। इसी तरीके से आपको तारा मछली में भी कंडीशन देखने को मिल जाएगा सेम टाइप का, ठीक है। तो अब जरा सा हम स्टेटमेंट को ध्यान से देख लेते हैं। क्या हमने देखा कि जो पुनर्जनन है वह विधि है, पुनर्जनन वह विधि है जिसमें किसी जीव का कटा हुआ भाग कोशिका विभाजन करता है, समसूत्री विभाजन करता है और उससे पूरे जीव का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। देखा ना, कटे हुए भाग, हाइड्रा का कटा हुआ भाग पूरा जीव बना लिया, प्लानेरिया का कटा हुआ भाग पूरा जीव बना लिया, ठीक है। तो पूरा जीव बना लेता है। इस विधि में क्या होता है, देखो विकसित हो जाता है। यह प्रक्रिया युग्मकों के निर्माण के बिना होता है, युग्मक नहीं बनते। युग्मक जब भी बनते हैं, तो युग्मक जब भी बनता है तो ये बनते हैं लैंगिक जनन में, और यहाँ क्या हो रहा है, अलैंगिक जनन है ये, तो यहाँ तो युग्मक बनेगा नहीं बउआ, ठीक है। यहाँ युग्मक का निर्माण नहीं होगा, इसलिए इससे अलैंगिक जनन। चूंकि यहाँ पर युग्मक नहीं बन रहा है, एक एकल जनक से, एकल जनक का शरीर टूट रहा है और टूटे हुए हिस्से से जो है नए जीव उत्पन्न हो रहे हैं, यानी जनक की संख्या भी एक है, एक जनक है, युग्मक नहीं बन रहा है और जनन हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, मतलब यह अलैंगिक जनन है। चलिए प्रक्रिया क्या है, तो ये कुछ सरल जीवों में देखने को मिलता है, सरल बहुकोशिकीय जीवों में। हाइड्रा सरल बहुकोशिकीय जीव है, प्लानेरिया सरल बहुकोशिकीय जीव है। पुनर्जनन की क्षमता बहुत अधिक होती है। कुछ सरल बहुकोशिकीय जीव ऐसे होते हैं जिसमें पुनर्जनन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ऐसे जीव के शरीर को 2 या 2 से अधिक भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग की कोशिकाएं समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस द्वारा विभाजित होती है और ये कोशिकाएं आपस में संगठित होकर एक पूर्ण नया जीव बना लेती है। इस प्रकार एक ही जनक से कई नए जीव का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इस तरह का घटना आपको प्लानेरिया में देखने को मिलता है, हाइड्रा में देखने को मिलता है, तारा मछली में देखने को मिलता है। रीजनरेशन का सबसे प्रमुख उदाहरण जो है प्लानेरिया है, और अगर मल्टीपल देना हो ऑप्शन तब जाकर हाइड्रा और स्टारफिश का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सबसे अधिक जो है इस्तेमाल में लाया जाने वाला जो उदाहरण है रीजनरेशन के लिए वो कौन है, प्लानेरिया है। इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। चलिए, कहीं कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, आज के क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया पुनर्जनन को भी और बीजाणु जनन को भी। तो इस तरीके से कौन कौन सा टॉपिक अभी तक कंप्लीट हो चुका है, तो शुरुआत से अगर इस चैप्टर को ध्यान से देखा जाए तो कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, तो देखिए बउआ अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया किसे, जीवन को कंप्लीट कर लिया। जीवन क्या होता है, एक कोशिकीय जीव क्या होता है, बहुकोशिकीय जीव क्या होता है, जीवन अवधि क्या होती है, जीवन अवधि के उदाहरण अच्छे से याद है आप लोगों को। जीवन चक्र क्या होता है, जीवन चक्र की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, जनन क्या है, जनन का क्या महत्व है, जनन क्यों जरूरी है, जनन
जनन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन क्या है, इसकी विधियां क्या होती है, विखंडन विधि के द्वारा अलैंगिक जनन कैसे होता है, द्विविखंडन क्या है, बहुविखंडन क्या है, मुकुलन क्या है, बीजाणु जनन आज के क्लास में पढ़ा हमने, बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन कैसे होता है, पुनर्जनन द्वारा अलैंगिक जनन कैसे होता है। इस तरीके से अभी तक हम लोग जो है छोटे बड़े जो है 16 टॉपिक को 16 मेजर टॉपिक को हमने कंप्लीट किया है। क्लियर है सर? हम ह्यूमन में सिर्फ हेयर और नहीं क्यों पुनर्जनन करते हैं सर? हम क्वेश्चन नहीं समझ पाए, सिर्फ हेयर क्वेश्चन नहीं समझ पाए। रीजनरेशन की प्रोसेस तो हमारे बॉडी के किसी भी हिस्से को रिपेयर करने के लिए होता है वो। सर पीडीएफ कब मिलेगा? जस्ट इसके बाद पीडीएफ आपको ग्रुप में सेंड कर देते हैं वो, एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा और ग्रुप में भी मिल जाएंगे। सर ऑनलाइन क्यूज भी होगा क्या? ऑनलाइन क्यूज का ऑप्शन है ना वो, एक बार जरा सा उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम आपको जो है ऑफिशियली अनाउंस करके वहाँ पर हम आपसे ऑनलाइन टेस्ट भी लेंगे, ऑनलाइन क्विजेस भी होगी ऑफिशियल अनाउंस करके। रीतलाल यादव कितना देर नहीं समझा हमने। ओके तो इस तरीके से क्या हुआ कि आपका जो है आज का क्लास कंप्लीट होता है। ये जो भी टॉपिक्स हैं इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, ताकि आगे जब टेस्ट हो तो इससे टेस्ट जब भी होता है तो ध्यान रखिएगा जो भी स्टेटमेंट होती है ना टॉपिक के अंदर, जो स्टेटमेंट जो लाइंस होती है वहां से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हर एक लाइन क्लियर होने चाहिए। वो आपका नोट कॉपी जो है क्लियर होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए एकदम, हर एक जो कह सकते हो लाइन क्लियर कट लिखा होना चाहिए, बुलेट फॉर्म में लिखा होना चाहिए, और डायग्राम आपका जो है खूबसूरत बना होना चाहिए। ठीक है, क्या इतनी चीजें समझ में? ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गुड नाइट बबू।